गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, खंबा कड़ी। कैसे हैं आप सब? अच्छा, ठीक है। मैं विक्रांत आर्यन स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका द बिग ड्रीम्स क्लासेज में। जनरली देखें तो ये सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सभी के लिए काफ़ी मोस्ट वैल्यूएबल है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है अपने आप में हिस्ट्री के बेसिस पर। कल हमने पृष्ठभूमि पढ़ा था भारत में राष्ट्रवाद का उत्थान कैसे हुआ, क्यों हुआ, और जनरली उसमें हिस्ट्री का काफ़ी बैक पार्ट भी हमने देखा। जनरली हम बात करें तो 1191 1192 तराइन के युद्ध से शुरुआत हुई थी, और थोड़ा थोड़ा आपको हिस्ट्री के कुछ अलग पार्ट्स, मेडिवल हिस्ट्री के हमने उस लेक्चर में आपको प्रोवाइड कराया, जानकारियां दी। और उस भाग 1 के लेक्चर में हम 1919 तक, मतलब 1919 तक, 1919 तक हम पहुंचे थे, जालियांवाला बाग हत्याकांड तक। थोड़ा सा इस लेक्चर में जालियांवाला बाग हत्याकांड यानी 1919 से ही शुरुआत करेंगे फिर से, मतलब फर्स्ट लेक्चर का एंड और इस लेक्चर का सेकेंड लेक्चर का स्टार्टअप दोनों सेम रखा जाए ताकि आपकी एक कंटिन्यूटी बनी रहे। चलिए देखते हैं। तो कल हम लोग बात कर रहे थे 1919 के बारे में, यानी लास्ट वीडियो में 1918 की अगर हम बात करें तो उससे पहले 1918 की लास्ट भूमिका हम देख लें कि लास्ट जो आंदोलन हुआ महात्मा गांधी के थ्रू, वो हुआ था अहमदाबाद का मिल मजदूर सत्याग्रह, जिसमें महात्मा गांधी जी ने अनुसुईया साराभाई के साथ मिल करके अनशन किया था, और उन मजदूरों का जो बोनस वगैरह था वो सब वापस कराए गए थे अनशन के द्वारा। ब्रिटिश हुकूमत को मानने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उस समय ऑलरेडी फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी प्रथम विश्व युद्ध चल रहे थे, जो कि 1918 तक ही चला था। इसके बारे में भी हमने उस लेक्चर में काफी कुछ आपको बताया था। लेकिन जितना भी प्रॉमिस, कहा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अभी हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि कल के लेक्चर में हमने बताया था कि अंग्रेजी शासन को, अंग्रेजी हुकूमत को भारत के अंदर हम 2 वर्गों में बांट कर पढ़ते हैं। अगर आप आगे हायर एजुकेशन लीजिएगा तो आपको बिल्कुल स्पष्ट आएगा। 1857 तक जो था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था शासन, और उसके बाद 1857 के सफल जो सिपाही विद्रोह हुआ था, हालांकि असफल रहा, लेकिन कहीं ना कहीं इस विद्रोह ने नींव हिला दी थी अंग्रेजी हुकूमत की। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया भारत में, और मतलब क्राउन अपने हाथों में यहाँ की शासन व्यवस्था को ले लिया। यानी उसके बाद हम पढ़ते हैं 1858 से 1947 तक राजशाही शासन पॉलिटी के अंदर। चूंकि अभी हम पॉलिटी के बारे में बात नहीं कर रहे, इसलिए हम ज्यादा उसके बारे में डिटेल्स में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट टाइमिंग में देखें पॉलिटी के आगे पीछे अगर वीडियो मैं शूट करता हूं तो उसमें ये सारी चीजें आपको क्लियर करा दूंगा। लेकिन अंग्रेजों की नीति थी कि काम निकल गया, युद्ध समाप्त हो गया, उसके बाद उनका रवैया फिर से वही रहा भारतीयों के प्रति। वे भारतीयों को थोड़ी सी भी ढील नहीं देना चाहते थे।
और उन्होंने 1919 में एक रॉलेट एक्ट, जिसको कि भारतीय इतिहास में सबसे काला कानून कहा जाता है, उसको बना दिया। और चूंकि ये कानून जो था ये काफी ज्यादा नुकसानदायक था भारतीयों के लिए, क्योंकि इस कानून के तहत अगर अंग्रेजों को, अगर हम रॉलेट एक्ट की बात करें, रॉलेट एक्ट को कहते हैं हम अधिनियम। कोई कानून पास होता है तो उसको एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो इस एक्ट के अधीन मतलब अंग्रेजों ने ये नियम बना दिया था कि अगर किसी भी भारतीयों पर अंग्रेजों को शक हो जाए, केवल डाउट, अगर आपने कोई ऑफेंस किया है या नहीं किया, कोई क्राइम किया है या नहीं किया है, उससे कोई मतलब नहीं। अगर उनको शक हो गया भारतीयों पर, तो उस भारतीय को पकड़कर वो बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल देते थे। और ये जेल जो था वो लगभग 2 साल के लिए जेल हो जाती थी। तो 1919 में रॉलेट एक्ट की अगर हम बात करें तो इसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, वहां पर परिषद, ब्रिटेन की इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंपीरियल का मतलब राजशाही, जनरली अगर देखें क्राउन, शासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था, प्रत्यक्ष था, लेकिन अप्रत्यक्ष था, वो कंट्रोल ब्रिटिश राजशाही परिवार के अंदर था, क्राउन के अंदर। तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने रॉलेट एक्ट को काफी ज्यादा इसका विरोध हुआ था, फिर भी उसने काफी जल्दबाजी में इसको पारित कर दिया और इसके अधीन ये नियम बना दिया था कि मतलब कोई भी जिस पर भी डाउट हो उसको पकड़ो और 2 साल के लिए जेल में डाल दो, बिना मुकदमा चला, कोई मुकदमे की जरूरत नहीं थी। जनरली ये था कि जो डिमांड थी, जो इन लोगों ने प्रॉमिस किया था भारतीयों के साथ में प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग को लेकर के, तो हमें उन बातों को न मानना पड़े, इसके लिए हुआ था। अपनी बातों से, इसको कहते हैं मुकर जाना, अपनी बातों से बदल जाना, अपने प्रॉमिस से पलट जाना। और इसके लिए गांधी जी पिछले जो भी अनशन हुए थे, चाहे वो चंपारण सत्याग्रह हो या आपका खेड़ा का किसान आंदोलन और अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन हो, कहीं ना कहीं इससे गांधी जी काफी ज्यादा उत्साहित थे। भाई नहीं मानना वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन गांधी जी को ऐसा विश्वास था कि जब आपने उस समय हमारी बातें मानी तो थोड़ा सा अगर हम आपके खिलाफ थोड़ा ज्यादा आक्रामकता रखें तो आपको ये बातें माननी पड़ेगी। उनको ऐसा विश्वास था और उन्होंने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को 6 अप्रैल 1919 को इसके खिलाफ, रॉलेट एक्ट के खिलाफ, रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह करनी थी। क्या करनी थी? सत्याग्रह करनी थी। और इसके लिए पूरे रैली निकाले गए, जुलूस निकाला गया और जितने भी सरकारी मशीनरी में काम होते थे, जैसे रेलवे वर्कशॉप हो गया, वहां पर या फैक्ट्रियों में जो भी काम करने वाले लोग थे, सरकारी संस्थानों का बहिष्कार होना शुरू हो गया। ये बहुत ज्यादा मात्रा में शुरू हुआ
अंग्रेज इसके लिए काफी ज्यादा डर गए। भाई ये क्या हो रहा है? सीधी सी बात है, आपने प्रॉमिस किया था, गांधी ने कहा कि आपने प्रॉमिस किया था, आपने हमारी बात को नहीं मानी। तो सीधी सी बात है, अपनी बात को मनवाने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। उन्होंने अपनी बात को मनवाने के लिए और रॉलेट एक्ट जो कि काला कानून था, इसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। इसी क्रम में क्या होता है, जनरली अगर हम बात कर रहे हैं 6 अप्रैल के बाद की घटना है। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलियां चला दी जाती हैं। शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलियां चलाई गई अंग्रेजों के द्वारा। भाई जब गोलीबारी होनी शुरू हो गई तो भारतीय जनता और आक्रामक हो गई। इस आक्रामकता में लोगों ने जितने भी सरकारी तंत्र थे उसको अस्त व्यस्त करना शुरू कर दिया। बैंकों पर अटैक करना, जो भी उनके पोस्ट ऑफिस वगैरह थे उसमें तोड़ फोड़ करना, और जो भी रेलवे वगैरह के स्टेशन थे, भाई रेलवे तो भारत में अंग्रेजों के ही थे, तो इन सारे जगहों पर मतलब काफी ज्यादा मतलब आक्रामकता शुरू हो गई भारतीयों के द्वारा गोली चलने के बाद। और तब इन सबको दबाने के लिए, भारतीयों को डराने के लिए कंप्लीटली मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। यानी समझिए तो एक तरीके से धारा 144, अगर 4 से 5 लोग अगर एक साथ अगर दे गए तो सीधी सी बात है आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। अब तो हम लोग स्वतंत्र भारत में हैं तो बहुत ज़्यादा होता है तो जेल भरो होता है, लेकिन उस समय सीधा गोली मार दी जाती थी। ऐसा मार्शल लॉ लागू किया गया और उसका कंट्रोल जो था वो जनरल डायर को दिया गया। जनरल डायर कमान संभाल लेता है, मार्शल लॉ लागू होता है। मार्शल लॉ लागू होने और जनरल डायर का कमान संभालना, दोनों प्रक्रिया एक साथ। फिर क्या होता है कि 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का समय होता है, मेला होता है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में ही एक बाग है जिसका नाम है जालियांवाला बाग। क्या है? जालियांवाला बाग, जिसमें एक ही एंट्री और एग्जिट थी। पतला रास्ता था, बाग में कुएं, तंग गलियारा। यहां पर बहुत सारे लोग बैसाखी के मेले का आयोजन करते हुए, बैसाखी का मेला लगा था, बैसाखी के मेले में बहुत सारे लोग उपस्थित थे। लोगों की उपस्थिति बहुत ज्यादा थी। उपस्थिति होती है मेले में और इधर मार्शल लॉ लागू है। जनरल डायर पूरे फौज को लेकर पहुंच जाता है, जालियांवाला बाग को घेर लेता है और अंधाधुंध गोलियां बरसाई जाती है। लगभग 1500 राउंड गोलियां चलाई गई थी। अगर हिस्ट्री पढ़े किसी किसी बुक्स में मिलता है, हालांकि 10th क्लास में ऐसा कोई, जो आपका बुक है उसमें ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन जहां तक हमें ध्यान है कि 1500 राउंड गोलियां चली थी। 50,000 आदमी, लगभग कई सारे आदमी, सॉरी इसके बारे में हम आपको बिल्कुल क्लियरेशन नहीं दे सकते थे। 10,000, 20,000, 15,000, लेकिन बहुत सारे आदमी मारे गए थे। बहुत सारे भारतीय जनता की हत्या कर दी जाती है जनरल डायर के द्वारा। और जनरल डायर की भी बाद में इंग्लैंड जाकर उधम सिंह सरदार थे, काफी जिगरे वाले थे और आजादी स्वतंत्रता के तो लोग बहुत सारे उस समय दीवाने थे।
वो जाकर जनरल डायर की हत्या इंग्लैंड में जाकर कर देते हैं, मानना पड़ेगा। अब इधर देखें तो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह तो होता है, लेकिन इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो सत्याग्रह है ये पूरा देशव्यापी नहीं था। मतलब इसमें कंप्लीटली हिंदू मुस्लिम नहीं थे। हिंदू मुस्लिम की अगर हम बात करें, गांधी जी को ऐसा विश्वास था कि जब तक हमारे देश में हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं होगी, एकता नहीं होगी, तब तक हम अंग्रेजों को यहां से नहीं हटा सकते। और तब तक प्रथम वर्ल्ड वार में ही, फर्स्ट वर्ल्ड वार में ही क्या होता है कि मतलब ऑटोमन तुर्क की अगर हम बात करें, तुर्की की बात कर रहे हैं, तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य था, ऑटोमन तुर्क का राज्य था, और यहाँ के शासक को खलीफा की उपाधि प्राप्त थी। शासक को खलीफा, ध्यान रखेंगे, खलीफा की उपाधि थी। अभी हम बात करेंगे खलीफा क्या होता है। तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य का शासन था और वहां के शासक को खलीफा की उपाधि थी। खलीफा की अगर हम बात करें तो जनरली आप समझ लें कि खलीफा अरबी लैंग्वेज का एक शब्द है, अरबी भाषा का एक शब्द है, और ये एक ऐसा शब्द है जो इस्लामी राज्य, कोई भी इस्लामिक राज्य यानी मुस्लिम कंट्री, और मुस्लिम कंट्री में एक कानून चलता है जिसका नाम है शरिया। ये इस्लामिक कानून है, ठीक। तो इस्लामी राज्य जो भी मतलब वहां पर शरिया के थ्रू जो चलने वाली शासन व्यवस्था थी, वो शासन व्यवस्था का जो राजशाही था यानी राजकीय व्यवस्था यानी जो शासन करता था शरिया के अनुसार, शरिया के अनुसार जो शासन होता था उस इस्लामिक कंट्री में, उसको हम खलीफा कहते हैं। जनरली खलीफा ईश्वर का प्रतीक माना जाता था, ईश्वर के प्रतिनिधि का शासन। और ऐसा होता है कि खलीफा पद को समाप्त कर दिया जाता है, परिणाम स्वरूप वहां पर मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ शुरू हो जाता है कहानी, वही आंदोलन, और महात्मा गांधी इसी का फायदा उठाते हैं। वो भारत में खिलाफत समिति का गठन कर देते हैं ताकि मुस्लिमों को भी ऐसा लगे कि हम हिंदू उनके साथ में हैं, ताकि आने वाले समय में अगर हमें जरूरत पड़े तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी। हाँ, इस मामले में गांधी जी की दूरदृष्टि काफी अच्छी थी। जैसे कर सकते हैं, मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। आजादी के समय में बाकी उनकी हत्या के पीछे क्या रीजन रहा, कैसे रहा, उसके बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, तो कहा जाता है, मानना पड़ेगा और मानना है। लोगों के नजरिए अलग हैं, कुछ लोगों के पॉजिटिव नजरिए होते हैं, कुछ लोगों के निगेटिव होते हैं। हो सकता है जो हमें पॉजिटिव लगता है वो दूसरे को निगेटिव लगे, और जो हमें निगेटिव लगता है वो दूसरे को पॉजिटिव लगे। और इसी पॉजिटिविटी निगेटिविटी के खेल में 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी जाती है, जब वो प्रेयर कर रहे होते हैं यहीं दिल्ली में बिरला मंदिर में। दैट्स ऑल, वहां तक हमें नहीं जाना है। इस मामले में गांधी जी के पास एक दूरदृष्टि थी, वो जानते थे कि कब क्या करना है, और इसीलिए उन्होंने मुस्लिमों को साथ लेने के लिए, भाई बात तुर्की की हो रही थी लेकिन उसका विरोध भारत में भी होने लगा, क्योंकि उस समय हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिश शासन में कहीं भी सूर्यास्त नहीं था,
ठीक है। और जनरली ये हुआ था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में पराजय हो गई थी तुर्की की। ये धुरी राष्ट्र के साथ था, यानी ऑस्ट्रिया, जर्मनी, तुर्की, जापान, ये सब एक साथ थे। तुर्की की हार हो जाती है और उसके बाद जो मित्र राष्ट्र है यानी ब्रिटेन मित्र राष्ट्र का सदस्य था, उसने आगे खलीफा का पद समाप्त करने की घोषणा की। जो वहां की मुस्लिम जनता है उसमें अफवाह हो जाती है कि भाई अब आप पर जबरदस्ती शांति संधि थोपी जाएगी। और जर्मनी के साथ ऐसा हुआ भी। वर्साई की संधि हुई थी, जो कि दूसरे विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण है। वर्साई की संधि जर्मनी के साथ जो हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार में पराजय के बाद। तो जनरली इसी के कारण लोग भड़क गए। और 1919 में ही मुंबई में, 1919 में ही फिर मुंबई में, उस समय बॉम्बे के नाम से मुंबई जाना जाता था, मुंबई तो अब नाम पड़ा है। दो मुस्लिम ब्रदर थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। जनरली ये मार्च की घटना है। मार्च 1919 में मुंबई में मोहम्मद अली और दूसरे भाई का नाम था शौकत अली। ये दोनों भाई थे। दोनों भाइयों के साथ इन्होंने खिलाफत संस्था बना दी। हालांकि बाहर में कुछ भी हो रहा, बाद की अगर बात करें तो 1924 में तुर्की का शासक बनता है। 1924 में तुर्की का जो शासक था वो ऑटोमन ही था, ऑटोमन तुर्क। नाम था, याद रखेंगे आप, कमाल पाशा। क्या नाम था? कमाल पाशा। पूरा नाम बात अगर करें तो मुस्तफा कमाल। इसने स्वयं ही खलीफा के पद को समाप्त कर। खलीफा के पद को समाप्त कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन गांधी जी ने दिखा दिया था कि हम भाई आपके साथ हैं। तो इस तरीके से आगे की संभावनाएं गांधी जी को बन जाती है कि हाँ करना है। और इस खिलाफत आंदोलन में भी फिर वही चीजें हुई। हिंदू मुस्लिम दोनों की काफी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी रही। जितने भी एडवोकेट थे, वकील थे, वो मुकदमे लड़ने बंद कर दिए। कॉलेज बंद, विद्यार्थी जो थे वो कॉलेज बंद कर दिए जाना। जो भारतीय लोग थे, भारतीय टीचर्स थे, शिक्षक थे, प्रोफेसर थे, लेक्चरार थे, वो सरकारी स्कूलों में पढ़ाना बंद कर दिए। लोग विदेशी वस्त्रों की होली जलाने लगे। नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा समय तक चला, काफी ज्यादा रहा। इसमें जितने भी शराब की फैक्ट्रियां थी, दुकानें थी, उसकी पैकेटिंग कर दी गई, उसको बंद कर दिया गया। महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और जनरली अगर इस समय देखें तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। 1921 में असहयोग आंदोलन, अभी तो हम चलेंगे कि असहयोग ही क्यों, पहले तो हम इसके बारे में हम देख लें कि क्या क्या घटना घट रही थी। असहयोग आंदोलन की नींव किस तरीके से पड़ी थी, इस चीज को हमें देखना है। तो इस तरीके से मतलब आदिवासियों के लिए बाद में सीताराम राजू को मार्च 1920 में ही 20-21 की बात करें
तो इनको पकड़ करके फांसी दे दी जाती है, मतलब इनको मार दिया जाता है। तो आपको इस तरीके से अभी हमने 4 कड़ी पढ़ा है कि शहरों में आंदोलन कैसा रहा, बगानों में आंदोलन कैसा रहा। अब आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे तो आप बना करके लिख सकते हैं। आप ग्रामीण क्षेत्रों में आंदोलन कैसे रहा और आदिवासियों के लिए ये आंदोलन कैसे 1920 तक पढ़ लिए। जून 1920 में मतलब बाबा रामचंद्र सन्यासी रामचंद्र से मुलाकात करते हैं अवध में पंडित नेहरू। ये जून 1920 की घटना है। इसके बाद हम आते हैं एक काफी इंपॉर्टेंट है, सितंबर 1920। सितंबर 1920 में एक कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार, ध्यान रखेंगे ये यूपीएससी फैक्ट बन गया यहाँ, पहली बार, बहुत ज्यादा प्यार है यूपीएससी के क्वेश्चन सिलेक्टर को, पहली बार बहुत ज्यादा पूछते हैं, पहली बार की घटना। महात्मा गांधी ने पहली बार असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। बस इतना ही समझ लीजिए, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। कब? सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने पहली बार असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। और यह प्रस्ताव पास कब हुआ, यानी इसको एक्सेप्ट लोगों ने कब एक्सेप्ट किया कि हाँ हमें असहयोग आंदोलन करना है, तो वो भी याद रखेंगे, दिसंबर 1920। कहां पर? नागपुर अधिवेशन में। पहली बार असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। पहली बार असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। पहली बार। और स्वीकार हो जाने के बाद जनवरी 1921 असहयोग आंदोलन की देश में शुरुआत हो जाती है। घटनाक्रम ध्यान रखेंगे, शुरुआत हो जाती है और फरवरी में साल भर तक चलता है। फरवरी 1922 में गोरखपुर में शांतिपूर्ण जुलूस पर फिर से फायरिंग होती है। शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिसकर्मियों द्वारा फायरिंग होती है। पुलिस द्वारा फायरिंग होती है। तो हिंदुस्तान का खून गरम, फायरिंग किया। अच्छा कोई बात नहीं, कर परिणाम क्या होता है इसका, इफेक्ट क्या पड़ता है। इफेक्ट की अगर हम बात करें, फरवरी 1922 में ही जनरली अगर देखा जाए तो ये फरवरी 1922 की जो घटना है
गोरखपुर में शांतिपूर्ण जो जुलूस जा रहा था, थोड़ा सा इसके बारे में हम जिक्र करते हैं आखिर हुआ क्या था। कंप्लीट अगर देखें तो ये 4 फरवरी 1922 की घटना है। इस दिन जो भी स्वयं सेवक थे, जनरली देखें कि गोरखपुर में जो शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस ने जो फायरिंग होती है पुलिस के द्वारा, वो क्या है, तो 4 फरवरी 1922 की ये घटना है। होता क्या था कि जो स्वयं सेवक थे असहयोग आंदोलन में जो सपोर्ट कर रहे थे, स्वयं सेवक, उन्होंने वह गोरखपुर में चौरी और चौरा की घटना हम पढ़ रहे हैं। जनरली चौरी चौरा क्या है, चौरी चौरा जनरली 2 गांव थे, 2 अलग अलग जगह थे, और दोनों को आई थिंक 1857 के आसपास में, आई थिंक जहां तक ये है कि 1857 में दोनों गांवों को एक नाम दे दिया गया था, चौरी चौरा एक साथ। तो वहां एक मुंडेरा बाजार है। कौन सा बाजार है? स्वयं सेवकों का एक बैठक होता है, और उस बैठक में मुंडेरा बाजार पर मतलब तक जुलूस निकालने की बातें होती हैं। मुंडेरा बाजार, मुंडेरा बाजार तक जुलूस निकालने की बात होती। और इसका जो रास्ता है, जुलूस का रास्ता अगर देखें तो ये रास्ता एक थाने से होकर जाता है जो कि चौरा गांव में था। प्रॉपर अगर देखें तो चौरा गांव में था। चौरा गांव के पुलिस थाने से होकर इसका रास्ता जाता है। होकर जाता है। अब यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से स्वयंसेवकों का जुलूस तो जा रहा था, और उस समय इस पुलिस थाने के जो इंस्पेक्टर थे, जो थानाध्यक्ष थे, इसके थानाध्यक्ष की अगर हम बात करें, दोनों नाम मैं बताऊंगा। थानाध्यक्ष थे, आपको बता रहा हूं अपने इस लेक्चर में, हालांकि आपके सिलेबस में इतना डिटेल्स नहीं है, फिर आगे चूंकि आप अगर आप तैयारी करते हैं यूपीएससी वगैरह की, तो बहुत सारी चीज, छोटी से छोटी चीजें भी जाननी पड़ती है, और ये सारी घटनाएं ऐसी हैं जिसको जानना जरूरी है अगर आगे के लेवल के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, जहां तक आपकी समझ में आ जाए, अगर याद रहे तो काफी बेहतर। थानाध्यक्ष थे उस समय, तत्कालीन थानाध्यक्ष कहेंगे, क्योंकि उस समय की जो घटना के समय में जो थानाध्यक्ष थे, या किसी भी जगह पे किसी घटना से रिलेटेड जब किसी चीज के बारे में पढ़ते हैं तो उसको तत्कालीन कहते हैं। तो तत्कालीन थानाध्यक्ष थे श्री गुप्तेश्वर सिंह, नाम था उनका गुप्तेश्वर सिंह। और जो सब इंस्पेक्टर उप निरीक्षक थे, यानी एसआई सब इंस्पेक्टर, वो थे श्री पृथ्वी पाल सिंह। इसके अलावा बाकी कांस्टेबल थे। इन लोगों ने रास्ता रोक लिया, मतलब स्वयंसेवकों का रास्ता ब्लॉक कर दिया, उसको इन्होंने अवैध घोषित कर दिया, क्योंकि वे ब्रिटिश राज था। बेशक नाम से इंडियन है, इंडियन थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुलाजिम किसके थे, नौकरी किसकी कर रहे थे, तो ब्रिटिश सरकार की। तो ब्रिटिश सरकार की नौकरी अगर कर रहे थे तो हुक्म तो बजाना है। तो इनके जुलूस पर उन लोगों ने मतलब स्वयंसेवकों से भिड़ गए, उसको रोकने के लिए उसको अवैध घोषित कर दिए। बाद में क्या होता है कि इस तुतुमय में होते होते मतलब दोनों में, स्वयंसेवकों और पुलिस वालों के बीच में गर्मा गर्मी यानी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। इसमें पुलिस को लाठीचार्ज भी करनी पड़ती है, गोलियां भी चलानी पड़ती है,
और इसमें 11 स्वयंसेवक 11 स्वयंसेवकों की मृत्यु हो जाती है। अब परिणाम क्या हो गई? मृत्यु हो जाती है। परिणाम क्या होता है कि स्वयंसेवक क्रुद्ध हो जाते हैं और पूरी भीड़ जो है उन पुलिस वालों पर टूट पड़ती है। पुलिस वाले भागकर अपने थाने में चले जाते हैं, अंदर से गेट लगा लेते हैं अपने बचाव के लिए। यह भी हिस्ट्री मिलती है। अभी बात करेंगे एक शख्स के बारे में, बात करेंगे जब पुलिस वाले अपने आप को बंद कर लेते हैं। तो चूंकि ये घटना 1:30 बजे शुरू होती है, 1:30 बजे दोपहर की बात है, 1:30 बजे दोपहर। देखिए हम तो सर्च करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, आप विकिपीडिया से भी बहुत सारा चीज ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, ब्रॉड नॉलेज आप ले सकते हैं। हम ये भी दिन बता सकते हैं कि 4 फरवरी 1922 का जो दिन था, ये दिन सैटरडे था, शनिवार। 1:30 बजे की घटना होती है और 1:30 बजे दोपहर से शुरू होती है और शाम 4:30 बजे तक चलती है। इस 3 घंटे के दौरान बहुत सारी चीजें बदलती है। 11 स्वयंसेवकों की मृत्यु हो जाती है और जब थाने में अपने आप को पुलिस वाले बंद कर लेते हैं, जिसमें ये सब इंस्पेक्टर साहब प्रतिपाल सिंह और तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री गुप्तेश्वर सिंह भी होते हैं, अन्य पुलिस वाले भी सब अपने आप को बचाने के लिए, भीड़ से बचाने के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए थाने में बंद कर लेते हैं। लेकिन भीड़ इतनी उग्र हो चुकी थी अपने 11 साथियों की मृत्यु से, 11 साथियों की हत्या से भीड़ इतनी बेकाबू हो जाती है कि वो लकड़ी और केरोसिन तेल डालकर चारों तरफ से घेर कर और थाने में आग लगा देते हैं। और इसमें थाने में जब आग लगा देते हैं तो इसमें 22 पुलिसकर्मी, जिसमें ये तत्कालीन थानाध्यक्ष जो इंस्पेक्टर रैंक होता है श्री गुप्तेश्वर सिंह, और सब इंस्पेक्टर यानी उप निरीक्षक बोलते हैं इनको, इनके साथ में 22 पुलिसकर्मी, 11 स्वयंसेवक तो 22 पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए जाते हैं, जिंदा जला दिए जाते हैं। एक पुलिस वाला जो था, जिसका नाम था सिर्फ एक पुलिस कर्मी, जिसका नाम था मोहम्मद सिद्दीकी। क्या नाम था? मोहम्मद सिद्दीकी। ये वहां से किसी तरह बचकर भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं और जाकर गोरखपुर में कलेक्टर के सामने अपने आप को आत्मसमर्पण कर देता है। तो 22 पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए जाते हैं और एक पुलिसकर्मी मोहम्मद सिद्दीकी जो था बेचारा किसी तरीके से बचकर वहां से निकल लेता है और जाकर अपने आप को गोरखपुर में कलेक्टर के सामने, जो उस समय के डीएम होते हैं, उनके सामने जाकर अपने आप को आत्मसमर्पण कर देता है। इसी घटना से क्षुब्ध होकर 12 फरवरी 1922 को बारदौली में कांग्रेस की बैठक होती है और इसी बैठक में नेशनल लेवल पर गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस लेने का ऐलान करते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे देखेंगे हम भाग 3 में, भारत में राष्ट्रवाद भाग 3 वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे इस सिलेबस को, जिसमें अभी आगे अब 1922 के बाद 1926 में क्या हुआ था, 1930 में क्या हुआ था। चूंकि यहाँ पर जब वो वापस लिए जाते हैं इस आंदोलन को गांधी जी के थ्रू, तो इससे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास सब लोग काफ़ी गुस्सा होते हैं और यहीं से एक पार्टी, स्वराज पार्टी का गठन होता है। इस सब के बारे में हम अपने आगामी वीडियो में यानी भाग 3 वाले वीडियो में
कंप्लीट करेंगे इस सिलेबस को। उम्मीद करता हूं कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा आज का लेक्चर, और आगे भी आप हमें अपना प्यार देते रहें, सब्सक्राइब करते रहें चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द, मतलब सबसे पहले मिले, नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, सपोर्ट करें। आपके भविष्य के लिए हम प्रयत्नशील रहेंगे। लेकिन चलते चलते एक चीज और बता दूं कि गांधी जी ये असहयोग आंदोलन को लेकर के, कि ये असहयोग आंदोलन असहयोग के लिए ही क्यों था, असहयोग ही क्यों था। तो एक्चुअली गांधी जी ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी 1909 में। 1909 की घटना जो है, 1909 की जो घटना है काफी इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के बेसिस पर भी, क्योंकि यहां पर मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। क्या हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार। इसके बारे में भी कभी पॉलिटिक्स में लेक्चर अभी डालेंगे तो आपको बताया जाएगा मार्ले कौन थे, मिंटो कौन थे, इन्होंने क्या सुधार किया था। और 1909 में ही गांधी जी की एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, उनकी स्वलिखित हिंद स्वराज। स्व मीन्स अपना, और राज का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, और हिंद का मतलब हिंदुस्तान, यानी हिंदुस्तान में अपना राज हो। तो गांधी जी अपनी इसी पुस्तक से खुद को इंस्पायर करते थे, अपनी पुस्तक को पढ़ पढ़कर वो प्रेरणा लेते थे, और इसीलिए वो आज़ादी में अपने सत्य और अहिंसा के हथियार के बल पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने देखा, खिलाफत आंदोलन किस तरीके से अपनी दूरदर्शिता से उन्होंने हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी को मतलब एक साथ लाए। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे हम इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन। अभी खिलाफत पढ़े, असहयोग पढ़े, भाग 3 में पढ़ेंगे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि आपके सिलेबस का लास्ट कंटेंट होगा। और इसके साथ ही शुभ रात्रि, शबा खैर, गुड नाइट, थैंक्स।